नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल के बारे में यहाँ पे बात होगी। ये एक्चुअली में न्यूज़ में क्यों है? जस्टिस लोकर जी ने यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हैं, जस्टिस मदन लोकर, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इनका क्या बोलना है इस बिल के बारे में? ये जो डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल है 2019 का, ये क्या है? डीएनए टेस्टिंग क्या होती है? इंडियन क्रिमिनल लॉ सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर डीएनए टेस्टिंग को हिस्ट्री में किस प्रकार से प्रयोग किया गया है? क्या कोर्ट्स में डीएनए टेस्टिंग के एविडेंसेस को एडमिसिबल माना जाता है? एडमिसिबिलिटी मतलब कि आप डीएनए टेस्टिंग को एज अ प्रूफ की तरह इस्तेमाल करके किस हद तक केसेस को जस्टिफाई कर सकते हो कोर्ट के अंदर, इसको बुलाता है एडमिसिबिलिटी। ठीक है भाई, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाला है। डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, आप कह सकते हो कि आज की डेट में इसके बारे में भले ही उतनी बात ना हो रही हो, बट इट हैज वाइड रेंजिंग रेपरकशंस। आगे आने वाले समय में क्रिमिनल्स को पकड़ने में, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में इस डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप बात करो इस रेगुलेशन बिल की, इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था जुलाई 2019 में। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, जो प्रॉपर प्रैक्टिस होती है कि इसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रेफर किया गया और उस कमेटी ने अपनी जो भी थीसिस वगैरह थी, ठीक है भाई, उसके ऊपर बातचीत करी इस कमेटी ने। और ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि इस डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको अलग प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इस बिल के प्रोविजंस का प्रयोग किया जा सकता है एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके एक इंडिविजुअल की कम्युनिटी के बेस पे या कास्ट के बेसिस पे प्रोफाइलिंग की जा सकती है। कैसे की जा सकती है उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा। तो बेसिकली जो डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल है, ये क्या है? बेसिकली इसको डीएनए प्रोफाइलिंग बिल भी बोलते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग बिल एक्चुअली में इस बिल में बोला यह जा रहा है कि जिन लोगों के ऊपर इल्जाम लगा, देखिए एक पर्सन होता है जो क्राइम करता है, दूसरा पर्सन होता है जो सस्पेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आपका केस गया कोर्ट में। जब तक कोर्ट अपनी सजा नहीं सुनाता तब तक आप एक सस्पेक्ट हो, आप कन्विक्ट नहीं हुए, आपको दोषी नहीं करार दिया गया है। अगर आप दोषी करार दे दिए जाते हो तो हो सकता है कि भाई आपने कोई क्राइम किया है तो आपके डीएनए के डाटा को शेयर कर लिया जाए, लेकिन जब तक आप दोषी करार नहीं दिए जाते हो तब तक आप सस्पेक्ट हो। ये जो डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल है ना, अगर आप सस्पेक्ट भी हो तो भी आपके डीएनए को एक डीएनए डाटा बैंक में स्टोर करने की बात करता है। तो अगर आप सस्पेक्ट हो तो भी आपका डीएनए डीएनए डाटा बैंक में स्टोर हो जाएगा। और इसके बेसिस पे इस बिल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई ये प्राइवेसी का वायलेशन कर रहा है, क्योंकि अलग अलग लोगों की डीएनए प्रोफाइल्स को डाटा बैंक में स्टोर कर दिया जाएगा, उसने क्राइम किया हो या फिर वो सस्पेक्ट हो। और अगर आपने क्राइम नहीं भी किया है, आप सस्पेक्ट हो, बाद में आप छूट जाते हो अपनी सजा से, या केस 5 6 7 साल के लिए लंबा चलता है, तो आपका जो डीएनए का डाटा है वो डीएनए डाटा बैंक में स्टोर्ड होगा। आगे आने वाले समय में अगर कोई भी क्राइम होता है उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, तो हो सकता है आपको धर ले पुलिस एजेंसीज। क्यों? क्योंकि आपका जो डाटा था वो डीएनए डाटा बैंक में है। समझ गए? तो बेसिकली अच्छा, एक और चीज है कि जब किसी सस्पेक्ट के डाटा को डीएनए डाटा बैंक में स्टोर किया जाएगा तो उसकी प्रोफाइलिंग होगी, देखा जाएगा कि क्या वो किसी पर्टिकुलर धर्म का है, क्या वो किसी पर्टिकुलर कास्ट का है, और फिर किसी एक धर्म को या एक कास्ट को क्राइम से एसोसिएट करने वाली जो टेंडेंसी है ये भी हो सकती है। यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, इसके सामने जस्टिस मदन लोकर, जो कि रिटायर्ड जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की और इन्होंने कुछ बातें बोली हैं। क्या बोली इन्होंने? मदन लोकर साहब ने क्या बोला? चूंकि ये रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है। अलाउंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू कलेक्ट डीएनए सैंपल्स फ्रॉम सब्जेक्ट्स एज लेड डाउन इन डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल, ये पूरा नाम है, will give them unbridled power that is easily capable of misuse and abuse and amount to threat to life, liberty, dignity and privacy of a person। मतलब कि डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल के अंदर अगर आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को डीएनए सैंपल कलेक्ट करने की परमिशन दे रहे हो, किसके? सस्पेक्ट के, तो भाई आप कहीं ना कहीं अनब्राइडल्ड पावर दे रहे हो। किसको? इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। इनके पास मिसयूज और अब्यूज की पावर आ जाएगी, विच विल बी अ थ्रेट टू लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी एंड प्राइवेसी ऑफ अ पर्सन। खास बात दोस्तों यहाँ पे ये कि जस्टिस लोकर साहब ने फोकस किया है कि आप एक सस्पेक्ट का डीएनए कौन से बेसिस पे कलेक्ट कर रहे हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया
कि जब तक कोर्ट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दोषी करार नहीं देती, कन्विक्ट करार नहीं देती, तब तक वो क्रिमिनल नहीं होता। एक बार वो क्रिमिनल प्रूव हो गया, उसके बाद तो एक लॉजिक समझ में आता है कि आप उसका डीएनए उठा के डीएनए डाटा बैंक में स्टोर करो, तो कल की डेट में कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले इन लोगों से साथ कंपेयर किया जाएगा। लेकिन जो सस्पेक्ट हैं, जिनका क्राइम अभी प्रूव नहीं हुआ है, उनका भी डीएनए उठा के डीएनए डाटा में रख लो। तो कल की डेट में आने वाले समय में मान लीजिए कहीं दंगे होते हैं, अब दंगों में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब जब किसी जगह पे दंगे हो रहे हैं, मान लीजिए हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में दंगे हो रहे हैं, तो क्या वहां पे जितने भी हिंदू और मुस्लिम्स प्रेजेंट है सब रिस्पॉन्सिबल होंगे? ऑब्वियस सी बात नहीं, कुछ इनोसेंट लोग भी वहां पे फंसे होंगे। तो ऐसे केसेस में कहीं पे राइट्स होंगे या कोई भी इस प्रकार की एक्टिविटी होगी, कोई क्राइम हो जाएगा, वहां पे पुराना कोई सस्पेक्ट अगर मान लो गलती से मिल गया, उसका कोई प्रूफ छूट गया, तुमने डीएनए डाटा बैंक से मैच करवाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसने वहां पे वो मिसक्रिएंट या मिसहैप किया है। कहने का मतलब यह है कि मिसयूज और अब्यूज के जो चांसेस हैं इस प्रकार के डीएनए सैंपल्स को स्टोर करने के, खासकर सस्पेक्ट के डीएनए सैंपल स्टोर करने के, ये बहुत ज्यादा है। और इससे एक सस्पेक्ट की लाइफ, लिबर्टी, डिग्निटी और प्राइवेसी को थ्रेट है। और वो सस्पेक्ट है जब तक उसको किसी कोर्ट ने सजा नहीं दी, ही इज नॉट अ कॉन्विक्ट। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत लंबे समय तक कोर्ट केसेस चलते हैं, और जब कोर्ट केसेस खत्म होते हैं उसके बाद बहुत सारे लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। बाइज्जत बरी करने से पहले उसका तुम डीएनए सैंपल उठा के डीएनए डाटा बैंक में डाल दोगे, वो बाद में बाइज्जत बरी भी होगा, उसका फिर भी सारे क्राइम्स में उसका डीएनए डाटा मिलाते फिरोगे, तो वो सही नहीं है ना, गलत तरीके से इसका मिसयूज हो सकता है। और कल की डेट में दोस्तों इसका देखिए किस प्रकार से मिसयूज हो सकता है, क्रिमिनल माइंड क्या कर सकते हैं। पूरी देश को पता है कि भाई आपका डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर, सॉरी डीएनए रेगुलेशन बिल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर अगर कोई इल्जाम लगाए तो उसका डीएनए सैंपल सेव होगा। अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है एक्स, ये एक पर्सन वाई को जानता है। अभी वाई को के ऊपर कोई इल्जाम लगा था, वाई के ऊपर केस चला और वाई को छोड़ दिया कोर्ट ने। एक्स जानता है कि वाई के ऊपर केस चला है। एक्स को लगा कि यार वाई के ऊपर अगर केस चला है तो जरूर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने वाई के डीएनए सैंपल्स को उठा के कहां रखा होगा, कहीं ना कहीं स्टोर किया होगा डीएनए डाटा बैंक में। ये बात एक्स को पता है। अब अगर एक्स को कोई क्राइम करना है किसी जगह पे, तो एक्स क्या करेगा, इस वाई का कोई डीएनए सैंपल, जैसे कि उसका बाल या कोई भी ह्यूमन सैंपल लेके क्राइम सीन पे खुद क्राइम करके इसके सैंपल को वहां पे छोड़ देगा। और बाद में जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज एनालिसिस करेंगे, वो डीएनए मैच कराएंगे, तो डीएनए वाई के साथ मैच हो जाएगा, वाई के साथ मैच हो जाएगा, तो गिल्टू किसको बताया जाएगा, वाई को बताया जाएगा। समझ गए किस प्रकार से गलत तरीके से प्रयोग हो सकता है। क्योंकि भाई जब डीएनए प्रोफाइलिंग कर रहे हो तो सबको पता है कि भाई अगर इसके ऊपर इल्जाम लगाए किसी सीरियस चीज का, तो इसका डीएनए कलेक्ट किया गया होगा, तो कल की डेट में क्राइम कोई दूसरा बंदा करेगा और वो डीएनए किसी और का वहां पे छोड़ देगा। और इस प्रकार से मिस यूज इस प्रकार के लॉ का बहुत ज्यादा हो सकता है। आप समझ गए होंगे मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, तो यही है आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू दिस डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड रेगुलेशन बिल ऑफ 2019। क्या है पर्पस इस बिल का? इज टू एक्सपेंड द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए बेस्ड फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। डीएनए बेस्ड फॉरेंसिक टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करना केवल इंडिया में नहीं है, दुनिया भर में डीएनए बेस्ड टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है क्राइम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, सॉरी क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए और मिसिंग पर्संस को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस बिल में ऐसा बोला जा रहा है कि भाई डीएनए लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी, इन डीएनए लेबोरेटरीज को रेगुलेट किया जाएगा, मैंडेटरी एक्रेडिटेशन होगा इनका, तो इन डीएनए लेबोरेटरीज को सरकार एक्रेडिटेट करेगी, ठीक है ना, प्रॉपर अप्रूवल देगी, तभी ये बन सकते हैं। इस डीएनए प्रोफाइलिंग का, डीएनए सैंपलिंग का प्रयोग करके क्राइम को और जुडिशियल केसेस को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है। लेकिन ऑब्वियस सी बात हमने देखा कि इल्जाम भी लगाया जा रहा है। इस बिल के अंदर डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड बनाया जाएगा, डीएनए लेबोरेटरीज का एक्रेडिटेशन किया जाएगा, यही डीएनए लेबोरेटरीज डीएनए टेस्टिंग करेंगी, डीएनए एनालाइजिंग करेंगी। फिर इस बिल के अंदर ये बोला जा रहा है कि नेशनल डीएनए डाटा बैंक्स और रीजनल डीएनए डाटा बैंक्स बनाए जाएंगे ताकि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रोएक्टिव लेवल पे किया जा सके। फिर साइंटिफिक अपग्रेडेशन एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ डीएनए टेस्टिंग एक्टिविटीज इन द कंट्री विद अप्रोप्रिएट इनपुट्स फ्रॉम डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड, ये सब भी यहाँ पे किया जाएगा। भाई तो जितने पॉइंट्स आप रट सकते हो रट लो, अगर बिल आए तो वहां पे कोट कर देना। और ये बिल क्या करेगा, इट विल एड वैल्यू इन एम्पावरिंग द क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। तो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कैसे? तो भाई डीएनए एविडेंस के आधार पे जल्दी से केसेस को सॉल्व किया जाएगा,
बट केसेस सॉल्व करने में किस प्रकार से इसका गलत प्रयोग किया जा सकता है ये मैंने अभी आपको बताया। अब बात करते हैं कि भाई ये डीएनए टेस्टिंग क्या होती है। डीएनए तो आपको पता ही है क्या है, इट इज डीऑक्सिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, बोलना भूल गया दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। 10 मिनट बाद में वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करने को बोल रहा हूँ, तो 10 मिनट तक तो इन वीडियोस को वही लोग देख रहे होंगे जो बहुत सीरियस होंगे, तो भाई कर लो, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपके जेन्युइन डॉट्स को जब दूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो ये जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, दिस इज बेसिकली अ हेरिडिटरी मटेरियल इन ह्यूमंस। ठीक है भाई, ये और भी बहुत से ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है डीएनए। इसके अंदर वो सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को बिल्ड और मेंटेन करने में काम आती है। ठीक है भाई, डीएनए टेस्टिंग क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोसीजर इन विच डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लड सैंपल ऑफ अ पेशेंट एंड यूज्ड फॉर। देखिए, डीएनए टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के डीएनए को लोगे, और उस डीएनए को लोगे किसके थ्रू? ज्यादातर ब्लड सैंपल्स के थ्रू लिया जाता है, और इन ब्लड सैंपल से डीएनए को निकाल के क्या किया जाएगा? तो भाई वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड अदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सच एज पेरेंटल टेस्टिंग, ये पता करना कि कोई एक लड़का, अगर कोई चाइल्ड पता करना चाहता है कि मेरा फादर कौन है, या वो फादर पता करना चाहता है, अम्मा पता करना चाहती है कि भाई इसका फादर या चाइल्ड कौन है, इस प्रकार की चीज़ों के लिए आप डीएनए टेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉरेंसिक टेस्टिंग तो सस्पेक्ट्स, क्रिमिनल्स और विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कर सकते हो। जीन थेरेपी में कर सकते हो, तो पेरेंट्स को टेस्ट करके और उनको फीटसेस को टेस्ट करके आप पता कर सकते हो कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके अंदर क्या कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। तो भाई सही समय पे अगर हमको ये मालूम पड़ जाए कि वो जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत ज़्यादा अपंग होगा या उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो सही समय पे अबॉर्शन करके उस बच्चे को आने से रोका जा सकता है, क्योंकि एक अच्छी ज़िंदगी सबका हक है। अभी कोई बिल्कुल ही बीमार बच्चा पैदा हो जाए तो माँ बाप भी परेशान, बच्चा भी परेशान। तो जीन थेरेपी में भी इस डीएनए टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर रिसर्च ऑन प्रॉपर हेल्थ केयर एंड डिजीजेस और जेनेटिक जेनोलॉजी, फिगरिंग आउट मोर अबाउट वंस एंसेस्ट्री। एक इंसान अपनी लीनेज के बारे में जानना चाहता है, उसके माँ बाप कौन है, बायोलॉजिकल माँ बाप, प्रॉपर हेल्थ केयर के पर्सपेक्टिव से, जेनेटिक जेनोलॉजी में डिजीजेस हो सकती हैं क्या, इसके पर्सपेक्टिव से डीएनए टेस्टिंग हमारे बहुत काम की चीज़ है। डीएनए टेस्टिंग में पॉलीमराइज चेन रिएक्शन और शॉर्ट टेंडम रिपीट्स का यूज किया जाता है। ठीक है भाई, अगर आप इंडिया में बात करो तो इंडिया में डीएनए टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने में डॉक्टर लालजी सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए डॉक्टर लालजी सिंह को इंडिया में फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोला जाता है। इंडिया में डॉक्टर लालजी सिंह ऐसे इंसान थे जिन्होंने डेवलप की थी और यूज की थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी इन 1988 फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है भाई, तो लालजी सिंह जी का नाम याद रखना, ही इज नोन एज द फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया। अब इंडिया के अगर लॉ की बात की जाए तो इंडिया में जब भी इन्वेस्टिगेशन होती, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कहां लिखा है कि हम लोग डीएनए टेस्टिंग कर सकते हैं? तो इंडियन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात की जाए तो उसमें सेक्शन 164A ये क्या बोलता है? दिस मैंडेट्स कलेक्शन ऑफ ह्यूमन मटेरियल फ्रॉम द विक्टिम ऑफ अ रेप केस फॉर फॉरेंसिक टेस्टिंग। यानी सेक्शन 164A ऑफ इंडियन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ऐसा बोला गया है कि भाई ह्यूमन मटेरियल फ्रॉम द विक्टिम ऑफ अ रेप केस को कलेक्ट किया जा सकता है फॉर फॉरेंसिक टेस्टिंग। और कहीं ना कहीं अगर आपको डीएनए टेस्टिंग करनी है तो ऐसा नहीं है कि पुलिस ने एक पर्सन को अरेस्ट किया और अपने आप से ही वो पुलिस उस पर्सन को हॉस्पिटल में भेज सकता है, उसकी डीएनए टेस्टिंग करा सकता है। नहीं, आपको कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ेंगे। इंडिया में रेप के मैटर्स में, मर्डर के मैटर्स में और जो बाकी सीरियस क्राइम्स हैं वहां पे अगर आपको किसी पर्सन की डीएनए टेस्टिंग करनी है तो आपको प्रायर ऑर्डर्स मजिस्ट्रेट से, कोर्ट से लेने पड़ेंगे। हालांकि सीरियस केसेस में जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत आराम से मिल जाते हैं, कोर्ट्स ऑर्डर दे देते हैं। अगर आप बात करो सेक्शन 53 ऑफ द कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, तो ये क्या बोलता है? ये ऑथराइज करता है पुलिस ऑफिसर को कि ये पुलिस ऑफिसर मेडिकल प्रैक्टिशनर की मदद ले सकता है। क्यों? चूंकि किसी पर्सन के ऊपर अगर रेप हुआ है तो उस पर्सन को एग्जामिनेट करना पड़ेगा, सीमेन को कलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत सी चीजें होती हैं यहाँ पे। ठीक है ना भाई? तो एक पर्सन जिसके ऊपर रेप के चार्जेस लगे हो, जिसका रेप हुआ है, ऐसे केसेस में पुलिस ऑफिसर को एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत लगेगी ही लगेगी। समझ गए? बहुत सारे और भी केसेस होते हैं जहां पे ब्लड, सीमेन वगैरह को कलेक्ट करना होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था जिसको आप बोल सकते हो सीआरपीसी अमेंडमेंट 2005, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 2005 ने क्या बोला? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा जो उस केस का,
उसको ये अथॉरिटी होगी कि ही कैन कलेक्ट डीएनए सैंपल फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम विद द हेल्प ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। मेडिकल प्रैक्टिशनर की मदद से विक्टिम की बॉडी से और जिस पर्सन के ऊपर इल्जाम लगाया गया उसकी बॉडी से डीएनए सैंपल को कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है भाई। These sections allow examination of person accused of rape by medical practitioner and medical examination of the rape victim itself. So basically CRPC Amendment Act 2005 के बाद एक पर्सन जिसका रेप हुआ और एक पर्सन जिसके ऊपर रेप का इल्जाम लगाया गया है उसके डीएनए सैंपल्स को इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है ना भाई। हालांकि कोर्ट से परमिशन की जरूरत पड़ती है। आगे बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डीएनए टेस्टिंग की एडमिसिबिलिटी क्या है। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इंडियन एविडेंस एक्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन कोर्ट में पेश कर रहे हो उसको एविडेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने पिक्चर भी देखी हो हमारी इंडियन मूवी, तो मीडिया रिपोर्ट्स को कभी भी आप कोर्ट में एविडेंस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कल की डेट में द हिंदू ने अगर कोई रिपोर्ट छाप दी तो उस रिपोर्ट को किसी एक कोर्ट में प्रूफ की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इंडियन एविडेंस एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से ये पता चलता है कि प्रूफ की तरह कोर्ट में क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या डीएनए टेस्टिंग से जो डाटा निकल के आता है उसको प्रूफ की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे निकल के होता है कि डीएनए टेस्टिंग को कराने के लिए आप प्रोसीजर और मैकेनिज्म क्या फॉलो करोगे। देखिए, डीएनए टेस्टिंग जब साइंटिफिक टेस्ट होता है उस साइंटिफिक टेस्ट की एक्यूरेसी और कंक्लूसिवनेस के ऊपर कभी भी कोर्ट कोई सवाल नहीं उठाता, क्योंकि वो एक मेडिकल चीज है। डीएनए टेस्टिंग हुई तो जो भी सबूत मिले क्राइम सीन पे और जिसने एक्यूज किया उसकी डीएनए मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, इस चीज के ऊपर कभी भी कोर्ट सवाल नहीं उठाते हैं। कोर्ट इस चीज के ऊपर सवाल उठाते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर केस में क्या आप डीएनए टेस्टिंग कर सकते हो, और अगर आपने डीएनए टेस्टिंग करी उससे कोई सबूत मिला है तो क्या उस सबूत को एडमिसिबल किया जाएगा कोर्ट में, क्या उस सबूत को एविडेंस माना जाएगा कोर्ट में अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट। क्योंकि प्रॉपरली इंडियन एविडेंस एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में कहीं लिखा नहीं है कि डीएनए टेस्टिंग के थ्रू जो भी रिपोर्ट आएगी उसको कोर्ट में एविडेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिकली ये उस पर्टिकुलर कोर्ट के जज पे और जैसा केस चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि वो जज उस पर्टिकुलर केस में डीएनए टेस्टिंग के डाटा को एज एन एविडेंस एडमिसिबल करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 यहां पे कहीं पे भी क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि डीएनए टेस्टिंग के अंदर जो भी डाटा निकल के आता है उस डाटा को आपके खिलाफ एविडेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एविडेंस की तरह उसको इस्तेमाल किया जाएगा या एज एन एविडेंस इट विल बी एडमिसिबल, ये डिसाइड करना उस कोर्ट के जज के ऊपर डिपेंड करेगा और उस पर्टिकुलर केस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस केस में किस हद तक यहां पे डीएनए की टेस्टिंग डाटा की जरूरत है। तो ऐसा नहीं कि कल की डेट में डीएनए टेस्टिंग में ये प्रूव हो जाता है कि ये क्राइम इस पर्टिकुलर पर्सन ने दिया है तो इस प्रूफ को उस पर्सन के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये उस समय पे वो कोर्ट का जो जज सजा सुना रहा होगा वो डिसाइड करेगा। क्योंकि कहीं पे भी इंडियन एविडेंस एक्ट में क्लियरली ये नहीं लिखा है कि डीएनए टेस्टिंग के रिजल्ट्स को एविडेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता है। फिर भाई डीएनए टेस्टिंग को बहुत जगहों पे इस्तेमाल किया गया, जैसे अनीता मदर ऑफ एकनाथ कटकर वर्सेस एडिशनल कमिश्नर कशिक एंड अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द डीएनए एंड एक्टेड ऑन द रिपोर्ट एंड डिसमिस द पिटीशन। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में डीएनए टेस्टिंग की मदद से आप कह सकते हो कि एक जजमेंट सुनाया गया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली आर्टिकल 23। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की बात क्या होता है, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होता है कि आपको इस बात के लिए कॉम्पेल नहीं किया जाएगा कि आप अपने अगेंस्ट कोई सबूत दो या आप अपने अगेंस्ट गवाही दो। तो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन में कुछ लोग ये बहस कर सकते हैं कि भाई आप हमारा डीएनए कलेक्ट कर रहे हो और उसके बेसिस पे आप हमको ही गिल्टी बोल रहे हो, तो ये तो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वायलेशन होगा। बहुत सारे लोगों ने कोर्ट केसेस में ये बोला है कि अगर आप हमारा डीएनए टेस्टिंग करके उससे आने वाले रिजल्ट को हमारे खिलाफ प्रूफ की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब आप आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को वायलेट कर रहे हो। जिसके रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए, आपकी जो राइट टू प्राइवेसी है ना, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज नॉट अ गारंटीड राइट। राइट टू प्राइवेसी इज सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशंस, और ये लिमिटेशंस डिसाइड कौन करेगा, ये लिमिटेशंस हमारी जुडिशरी डिसाइड करेगी। तो कल की डेट में डीएनए टेस्टिंग की तरह किसी पर्सन के अगेंस्ट एक क्राइम प्रूव हो जा सकता है, तो वो पर्सन ये नहीं बोल सकता कि भैया ये तो राइट टू सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वायलेशन है, आपने मेरी डीएनए टेस्टिंग करके उसके सबूत पे आप मुझे सजा सुना रहे हो, ये तो आप आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं, वायलेशन नहीं है।
आपका राइट टू प्राइवेसी सब्जेक्ट टू सम लिमिटेशंस, और अगर आपने उन लिमिटेशंस को वायलेट किया है तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को हम वायलेट कर सकते हैं। ये थोड़ी सी ट्रिकी बातें मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है एक बार में आपको समझ में ना आए तो आप फिर से रिवाइंड करके वीडियो को एक बार देखिएगा, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये जो स्टैंडिंग कमेटी बनी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, यहां पे कुछ मेंबर्स ने कुछ कंसर्न्स रेज किए हैं। मेंबर्स ने ये कंसर्न्स रेज किए हैं कि भाई अगर आप डीएनए डाटा रेगुलेशन बिल में डीएनए डाटा बैंक्स बनाते हो और वहां पे जो भी सस्पेक्ट हैं और क्रिमिनल्स उनके डाटा को स्टोर करते हो, तो इस बिल से कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज का सीधे सीधे टारगेटिंग हो सकती है, जैसे मुस्लिम्स की टारगेटिंग हो सकती है, दलित की टारगेटिंग हो सकती है, आदिवासी की टारगेटिंग हो सकती है। ऐसा बहुत सारे पैनल मेंबर्स ने बोला है। अब ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस बिल को इंप्लीमेंट किस प्रकार से किया जाता है, किस हद तक अलग अलग ऑफिसर जो कि अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में काम कर रहे हैं उनके पास किस हद तक उस डाटा का एक्सेस होगा। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट डाटा में काम करने का एक तरीका होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने का तरीका होता है। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर की इंफॉर्मेशन को भी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भी आपको एक्सेस करना है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक फाइल बनती है, उस फाइल को हायरार्की के हिसाब से अप्रूवल मिलता है और अप्रूवल मिलने के बाद ही आप किसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो। तो अगर डीएनए टेक्नोलॉजी बिल में प्रॉपर इन कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए कि जो डाटा भी भाई कहीं ना कहीं इस डीएनए रेगुलेशन बिल में इंक्लूड किया जाएगा या डीएनए डाटा बैंक में इंक्लूड किया जाएगा, उस डीएनए डाटा बैंक के डाटा को प्रॉपर परमिशंस के बाद ही इस्तेमाल किया जाए और सीरियस केसेस में ही इस्तेमाल किया जाए। ठीक है भाई। और कहीं ना कहीं इसके कुछ फायदे भी हैं दोस्तों। अगर कोई गलत क्लेम है तो उसको पकड़ने में भी चीज मदद करेगी। जैसे कि भाई एक फॉल्स इनकाउंटर की न्यूज आई थी कश्मीर से, कश्मीर में 3 लोगों को मार दिया गया और शुरुआत में बोला गया कि ये अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट है। बाद में जब उनके डीएनए एनालिसिस किया गया तो उनका डीएनए पास की फैमिली से मैच किया गया तो पता चला कि भाई ये तो इनोसेंट सिविलियंस थे जिनको गलती से टेररिस्ट समझ के मार दिया गया। तो इस प्रकार से डीएनए टेस्टिंग का प्रयोग कुछ लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए भी किया जा सकता है। यहां पे हो सकता है जो अथॉरिटीज थी जिन्होंने इनको मारा, हो सकता है अथॉरिटी से भी गलती हुई हो, ठीक है, बट एक्चुअली में पता चला कि वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। तो मतलब डीएनए टेस्टिंग का अगर गलत इस्तेमाल हो सकता है तो डीएनए टेस्टिंग का सही तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हाँ, जस्टिस मदन लोकर साहब ने भी बोला है कि जिस प्रकार से अभी डाटा रेगुलेशन बिल के प्रोविजंस हैं उस हिसाब से तो भाई सोशल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस और दूसरे प्रकार की माइनॉरिटीज को सस्पेक्ट होने के बेसिस पे गलत तरीके से प्रोफाइल किया जा सकता है। इसको डीएनए प्रोफाइलिंग बिल भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब आगे आने वाले समय में ये बिल किस प्रकार से इंप्लीमेंट होता है, ये बिल किस प्रकार से पास होता है, इस चीज के ऊपर बातचीत चलती रहेगी। तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं कि पहली बात तो जिसके खिलाफ क्राइम प्रूव हो गया है उसका आप डाटा डीएनए डाटा बैंक्स में स्टोर करिए, सही बात है। आप डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड बनवा रहे हो, जितने प्रकार के प्रोविजंस हैं वो मैंने आपको बताया, वो भी जरूरी है। लेकिन सस्पेक्ट का डाटा आप स्टोर करो, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं जस्टिस मदन लोकर ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है और जो भी स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की जो कि ये बोल रही है कि हाँ भाई अगर आप सस्पेक्ट के डाटा को भी सेव करते हो डीएनए डाटा बैंक में तो यहाँ प्रोफाइलिंग हो सकती है। एक और बात है, जिन्होंने क्राइम किया है उनकी भी प्रोफाइलिंग हो सकती है। यह बात बिल्कुल सही है कि जो क्राइम कर चुका है जरूरी नहीं कि वो आगे भी करे, लेकिन एक बार उसका डाटा आ गया अगर डीएनए डाटाबेस में तो बाद में उसके धर्म के नाम पे, उसके जाति के नाम पे उसको सेग्रीगेट किया जा सकता है आगे अगर कोई क्राइम होता है तो मान लो अपनी सजा काट के 5 साल 6 साल जितनी भी बाहर निकल आता है, फिर से कोई क्राइम होता है, फिर से पता चला है कि इस डीएनए डाटा बैंक में उसके डाटा को स्टोर करके गलत प्रकार से उसको फंसाया जा रहा है, कुछ भी इस तरीके की चीजें करी जा सकती हैं। तो डिपेंड किस बात पे करेगा? डिपेंड इस बात पे करेगा कि भाई डीएनए डाटा प्रोटेक्शन बिल में आप कितने एडिक्वेट सेफगार्ड्स, ये बात तो कोई डाउट नहीं है इसमें कि डीएनए डाटा रेगुलेशन जो बिल है इसमें जो डीएनए डाटा बैंक बनाए जा रहे हैं ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज को जबरदस्त ताकत दे रहे हैं। बट इन जबरदस्त ताकत के अगेंस्ट सेफगार्ड्स अगर प्रॉपर तरीके से इंक्लूड कर दिए जाएं तो ये डाटा विल बी अ लॉन्ग स्टेप इन रिजॉल्विंग द क्रिमिनल डिस्प्यूट्स इन इंडिया। बहुत जल्दी क्रिमिनल केसेस को इंडिया में सॉल्व किया जा सकता है। तो ये था इसका एनालिसिस दोस्तों। आई होप मैं यहाँ पे जस्टिस कर पाया हूँ। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गुड बाय।